हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी बैंकिंग सिस्टम के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इनके दो टाइप्स हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक, जिसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके थे। ये सेंट्रल बैंक है क्या? एक तो था सेंट्रल बैंक एंड नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक। तो आज हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक की हिस्ट्री क्या है, सेंट्रल बैंक की जरूरत क्या हुई और ये क्यों आया, प्रोसेस में क्यों आया। तो इसकी क्या है, पहले तो अपने इंडिया में कोई सेंट्रल बैंक था नहीं। इसे बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए कोई भी ऐसी बॉडी नहीं थी जो उसके ऊपर कंट्रोल करे। अपने क्रेडिट सप्लाई के ऊपर, क्रेडिट फ्लो पे कहीं भी कोई भी कंट्रोल करे, ऐसी कोई भी बॉडी नहीं थी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या महसूस किया 20th सेंचुरी में कि सेंट्रल बैंक की जरूरत है हमारे कंट्री में, जो अगर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सब के ऊपर कंट्रोल कर सके। इसलिए 1921 में बैंक आया जो सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई जिसने, वो था हमारा इंपीरियल बैंक। अब ये इंपीरियल बैंक कैसे बना, ये बैंक कैसे बना? ये बैंक बना 3 बैंकों के कॉम्बिनेशन से। और वो 3 बैंक कौन से थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। फर्स्ट वाज बैंक ऑफ बंगाल, सेकंड वाज बैंक ऑफ बॉम्बे एंड थर्ड वाज बैंक ऑफ मद्रास। अब ये बैंक ऑफ बंगाल कब बना था? बैंक ऑफ बंगाल आया था, एस्टेब्लिश हुआ था 1806 में, और ये बना था बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और ये है हमारा बैंक ऑफ मद्रास, ये आया था 1843 में। इन तीनों से मिलके बना हमारा इंपीरियल बैंक जो 1921 में। अब ये इंपीरियल बैंक क्या था? वैसे तो था एक कमर्शियल बैंक, प्रॉपर ये सेंट्रल बैंक था नहीं। इसे बोला गया गवर्नमेंट ने कि आप एक सेंट्रल बैंक हो नहीं, लेकिन आपको एक्ट करना है, एक्ट एज ए सेंट्रल बैंक। इसने सेंट्रल बैंक के रूप में काम करना स्टार्ट किया 1921 में। सबसे पहले आया अपने इंडिया में। इसको इन तीनों बैंकों को मिला के बनाया गया। ये है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल बना था 1806 में और ये 1840 में, एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इन तीनों को मिला के बनाया गया है इंपीरियल बैंक। वैसे ये कमर्शियल बैंक है और ये तीनों प्राइवेट बैंक थे, इसलिए इन तीनों से मिलके बना, ये प्राइवेट बैंक थे। तो ये पॉलिसी जो भी बैंकिंग सिस्टम की अपने कमर्शियल बैंक्स की बनाते थे, कंप्लीट मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई, वो सब अपने फेवर को देखते हुए बनाई, अपने फेवर में। क्योंकि प्राइवेट बैंक तो हमेशा अपना फेवर देखेगा पहले, और बाद में ही गवर्नमेंट क्या कंट्री के बारे में सोचेगा। इसलिए इन्होंने जो काम किया प्रोसेसिंग की, उसमें गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, एकदम प्रॉपर नहीं थी प्रोसेसिंग। इसलिए एक कमीशन आया, कमीशन बैठाया गया, वो था आया 1926 में। नाइनटीन 26 में जो कमीशन आया वो कौन सा था? हिल्टन यंग कमीशन। इसको नाम दिया गया रॉयल कमीशन का, रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन का ये कब आया था, ये कब बना? 1926 में। इन्होंने कंप्लीट उनकी प्रोसेसिंग को चेक किया। पहले तो जो इंपीरियल बैंक का था, उन्होंने कैसे क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कैसे क्या काम चल रहा है, और जरूरत क्या है हमारी कंट्री में अपने बैंकिंग सिस्टम को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए, या अपने जो मनी सप्लाई है उसके कंट्रोल के लिए। तो इन्होंने ही रिकमेंड किया, जो हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन है, इन्होंने रिकमेंड किया कि इस चीज के लिए, एक सेंट्रल बैंक के लिए, कि हमारे कंट्री को एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है, उसके बिना कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा।
इसको किसके लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए, जो बैंकिंग सिस्टम था इंडिया का उसके लिए, बैंकिंग सिस्टम के मैनेजमेंट के लिए एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है। ये किसने दिया था, ये रिकमेंड किसने किया, रॉयल कमीशन ने। ये हिल्टन यंग कमीशन था जिसको बाद में नाम दिया गया रॉयल कमीशन। ये कब बना था, बैठा था 1926 में। फिर इस कमीशन से एक्ट आया, एक्ट बना जो सेंट्रल बैंक के लिए था, रिजर्व बैंक के लिए। इन्होंने क्या कहा कमीशन ने कि रिजर्व बैंक, पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पहले से ही था एस्टेब्लिश, ये एक प्राइवेट ओन्ड बैंक था। ये जो था हमारा रिजर्व बैंक, जो अब सेंट्रल बैंक है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अपना सेंट्रल बैंक है। ये इसके लिए रिकमेंड किया था हिल्टन यंग कमीशन ने, और उसके लिए एक्ट बना था 1934 में, मार्च में 1934 में आया था ये एक्ट, आरबीआई एक्ट। ये कौन सा एक्ट था, आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें डिस्कस किया था कि ये जो एक्ट था आरबीआई एक्ट 1934, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके बेस पे अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। अब इसने अपनी वर्किंग कब स्टार्ट की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इन्होंने स्टार्ट की है अप्रैल 1935 के अंदर। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एज ए सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई। लेकिन ये क्या था 1935 में, प्राइवेट ओन्ड, ये प्राइवेट ओन्ड बैंक था। इसके जितने भी शेयर थे वो प्राइवेटली ओन्ड थे, तो इस वजह से अपनी गवर्नमेंट का इसके ऊपर फुली कंट्रोल नहीं था। तो इसके जितने भी डिसीजंस थे वो उनमें बैंक कहीं भी इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, कर भी सकती थी तो भी पूरी तरह नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब ये सेंट्रल बैंक तो अपना बन गया रिजर्व बैंक, लेकिन इसको गवर्नमेंट के अंडर लेके आया जाए। ये फुली गवर्नमेंट ओन्ड हुआ। फिर उसके बाद में 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। इसके शेयर्स किसके पास रहे, गवर्नमेंट के पास। अब क्या है ये, आफ्टर 1949 ये अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फुली सेंट्रल बैंक है और गवर्नमेंट ओन्ड है। अब इसकी जितना भी प्रोसेस है वो एकदम फेयर है और गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर, गवर्नमेंट इसको देख सकती है हर चीज के बारे में। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज भी फॉर्म करता है, और ये हमेशा अपने पूरे बैंकिंग सिस्टम को मैनेज कर रहा है। इसमें ये अपना कहीं भी फेवर नहीं देखता, कहीं ये नहीं देखता कि ये मेरा प्रॉफिट कहाँ है, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक नहीं है, ये फुली अब ये क्या है अपना सेंट्रल बैंक। इसने अब अपनी सारे काम सेंट्रल बैंक के अब करने स्टार्ट कर दिए 1949। वैसे तो 1935 के बाद ही काम स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन 1949 के बाद ये गवर्नमेंट का बैंक हो गया, गवर्नमेंट ओन्ड। अब देखो 1935 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, ये कहाँ था ये बैंक, ये था कलकत्ता में। 1935 में ये था कलकत्ता, और ये 1937 में 35 में तो इसका हेडक्वार्टर था 1935 में इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, और उसके बाद ये 1937 में ये शिफ्ट कर दिया गया मुंबई। अब ये जहां भी हेडक्वार्टर होगा वहीं आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का गवर्नर बैठेगा, ठीक है, वहीं इसका गवर्नर बैठेगा, और जितनी भी पॉलिसीज फॉर्म होंगी वही होंगी जहां अपना गवर्नर बैठता है, क्योंकि वही अपना चीफ एग्जीक्यूटिव होता है इसका, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जहां गवर्नर होगा वही करेगा। अब देखो कंप्लीट अपनी जो कंट्री है इंडिया है, उसके ऊपर कंट्रोल क्या वो केवल बॉम्बे से बैठा हुआ गवर्नर कर लेगा, वहां हेडक्वार्टर से आरबीआई कर पाएगा?
नहीं, इसलिए इन्होंने अपने लोकल बोर्ड सेटअप किए। ये 4 पार्ट्स में अपने कंट्री को डिवाइड कर दिया। अब ये कहाँ कहाँ हुए, एक तो है ही बॉम्बे, मुंबई अपना, हाँ मुंबई। सेकंड इज चेन्नई, एक मुंबई, एक चेन्नई एंड कोलकाता, एंड फोर्थ इज न्यू दिल्ली। अब अपनी कंट्री को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है। जितना भी बड़ा अपना बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर, कंट्री के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करता है। यहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हर जगह अब अपने इनके लोकल बोर्ड्स सेटअप हैं, वहां पे हैं जो इसको कंट्रोल करेंगे। अब देखो, सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को फॉर्म करना, अपने जितने भी पैसे छापना, वो भी काम क्या है अपने आरबीआई का। और इसके अलावा वो एडवाइजरी काम भी करता है। ये हमेशा एडवाइस देता है अपनी गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसीज बनाने के लिए भी, और अदर पैसे की कहाँ से जरूरत है, कितनी जरूरत है और कैसे इसको मैनेज करना है। और गवर्नमेंट को पैसे भी सेंट्रल बैंक देता है जरूरत पड़ने पे, ठीक है। और इसके अलावा